प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार। त्रिभुज के पिछले 3 भागों में हमने वो त्रिभुज की सामान्य जानकारी प्राप्त की। और चौथे भाग में मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे सामने एक ये त्रिभुज है ABC। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। ये एक नया शब्द है, माध्यिका। इसमें हम टॉपिक में मैं नए नए शब्दों के बारे में जानकारी दूंगा त्रिभुज से संबंधित है। तो आप ध्यान से देख करके इनका अध्ययन करेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, ये त्रिभुज में कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ABC एक त्रिभुज है। इसके अंदर यहाँ A से D तक एक रेखाखंड खींचा गया है, B से F तक खींचा गया है और C से E तक, इसमें 3 है वो रेखाखंड खींचे गए हैं। और ये तीनों रेखाखंड है वो एक ही बिंदु O में से होकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि माध्यिका क्या होती है। तो त्रिभुज के अंदर माध्यिका होती है कि उसके शीर्ष से, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष है A, B और C। इस शीर्ष से A शीर्ष है, इस शीर्ष से जो सामने वाली भुजा है BC, उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड AD। यहाँ पर ये B शीर्ष है, इसके सामने भुजा है AC के मध्य बिंदु F को मिलाने वाला रेखाखंड BF। और C के शीर्ष C के सामने जो रेखा है हमारी AB, उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड E। तो इसमें 3 AD, BF और CE 3 रेखाखंड खींचे गए हैं। ये तीनों एक ही बिंदु में से होकर के गुजर रहे हैं। तो माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष को, ये त्रिभुज का शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है। ये जो रेखाखंड है CE, ये क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। इसी तरह से A से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु D है, AD रेखाखंड है। और इसी तरह से B से सामने वाली भुजा AC का मध्य बिंदु F है, तो ये BF हो गया। तो इसमें 3 रेखाखंड हो गए हमारे। तो त्रिभुज में माध्यिकाएं कितनी होगी? 3 माध्यिकाएं होती है। और जो माध्यिकाओं का संगमन बिंदु होता है वह केंद्रक कहलाता है। और ये तीनों एक ही होते हैं, O में से होकर के संगमन बिंदु, इसको कहते हैं केंद्रक। तो यहाँ पर जो त्रिभुज है ABC में AD, BF और CE, ये माध्यिकाएं हो गई और इनका संगमन बिंदु O हो गया। तो पुनः ध्यान दें, शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, चित्र को फिर ध्यान से देखें अपने, जो यहाँ पे त्रिभुज का चित्र बनाया गया है। ये A शीर्ष है, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, ये माध्यिका कहलाता है। और इसमें 3 माध्यिकाएं हो गई, A से D, B से F और C से E। और इन तीनों का जो संगमन बिंदु है, जहाँ से होकर के ये गुजरता है, इसे कहते हैं केंद्रक। और इसकी एक विशेषता और है, जो ये केंद्रक है ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। यानी यहाँ देखने पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये इसकी डबल है। और यहाँ C से O तक और O से E तक ये इसकी आधी है। अगर ध्यान से देखें तो भी हमें ये दिखाई दे जाता है, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये 2:1 में बांटता है। कौन बांटता है? केंद्रक। केंद्रक है वो माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखना है। आगे जो क्वेश्चन हल करेंगे हम बड़ी कक्षाओं में, उसमें भी ये काम आता है कि केंद्रक माध्यिकाओं को किस अनुपात में बांटता है। तो 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो यहाँ माध्यिकाएं 3 हो गई त्रिभुज के अंदर, और इनका संगमन बिंदु हो गया वो केंद्रक हो गया, उसका नाम है केंद्रक। इसके बाद में एक आता है शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब क्या होता है?
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को, यानी कोई भी त्रिभुज का शीर्ष है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तीनों शीर्षों से हम 3 लंब खींच सकते हैं। लंब कहाँ पर खींचा जाएगा? सामने वाली भुजा पर खींचा जाएगा, तो वो त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, यानी इसमें आप ध्यान दें, जैसे कोई ये त्रिभुज है, ऐसे इस तरह से ABC, अगर मैं इसके ऊपर एक लंब खींचता हूं ऐसे, यानी यहां पर ये कोण 90 डिग्री का बनना चाहिए। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, यहां पर ये कोण है वो 90 डिग्री का बनाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा शीर्ष लंब। जिस तरह से त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं थी, उसी तरह से त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं, और जो शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु होता है उसे कहते हैं लंब केंद्र। तो माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहते थे? हम केंद्रक कहते थे, और शीर्ष लंबों का जो संगमन बिंदु है वो कहलाता है लंब केंद्र। इसके बाद में इसमें तीसरा महत्वपूर्ण आता है कि भुजाओं के लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक क्या होते हैं, जिसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहते हैं। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब भुजा का लंबवर्धक कहलाता है। जैसे माध्यिका में हमने सामने वाली भुजा पे मध्य बिंदु को मिलाया था, इसमें यहाँ एक नई चीज है कि मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब ये भुजा का लंबवर्धक होता है। इसमें मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब है ये ध्यान देना है। यहाँ पे लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है। चौथा इसमें है कोणों के समद्विभाजक क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर्स। तो त्रिभुज की किसी कोण के 2 समान भाग करने वाले, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि कोण के 2 समान भाग करने वाले रेखाखंड को त्रिभुज के कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मुख्य चीजें थी, माध्यिका, लंब केंद्र, भुजाओं के लंबवर्धक या जिनको लंब समद्विभाजक कहते हैं, और कोणों के समद्विभाजक, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में त्रिभुज से संबंधित 3 ये अति महत्वपूर्ण शब्द हैं: अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र। ये क्या होते हैं? तो त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है? ये कोणों से संबंधित है। तो जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका अगर हम समद्विभाजक करें, सम मैंने समान, द्वि में 2 भाग करना, समद्विभाजक का मतलब है 2 समान भाग करना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजन कर दें और उनका जो संगमन बिंदु आएगा वो त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अंतः केंद्र क्या होता है? इसमें कोणों के समद्विभाजक करने हैं, तीनों कोणों के। यदि हम तीनों कोणों के त्रिभुजों के समद्विभाग करें या उनका समद्विभाजन करें त्रिभुज का कोणों का, तो जो हमें संगमन बिंदु प्राप्त होगा वो अंतः केंद्र कहलाएगा। इसके बाद में है त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है? तो यहाँ पर शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को, यानी शीर्ष से जो हम भुजा पे लंब डालते हैं उनका जो संगमन बिंदु है, तो उसे त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज में शीर्ष 3 होते हैं, तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब डाले जा सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ तीनों कोणों का समद्विभाजन किया था, उसी तरह से त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जा सकता है। तो जो शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु होगा वो कहलाएगा त्रिभुज का लंब केंद्र। और एक अन्य इसमें शब्द आता है त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है? तो ये भुजाओं से संबंधित है। अगर भुजाओं के लंब समद्विभाजक करें हम तो वो संगामी होते हैं, और जो संगमन बिंदु है वो त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है या उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो इसमें 3 नए शब्द हो गए, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र। अंतः केंद्र ये कोणों का समद्विभाजन करेंगे, लंब केंद्र में शीर्ष लंबों का संगमन बिंदु होगा, और परिकेंद्र जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक है वो संगामी होते हैं, और संगमन बिंदु परिकेंद्र होता है। तो इसमें तीनों में ही संगमन बिंदु कॉमन चीज है, इसे ध्यान रखना है कि संगमन बिंदु क्या होता है, अंतः केंद्र का क्या होता है, कोणों का, लंब केंद्र का क्या होता है,
शीर्ष लंबों का यानी शीर्ष से जो लंब डालते हैं, और परिकेंद्र का क्या होता है, ये भुजाओं से संबंधित है। भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। अब इसमें एक मुख्य बात है कि याद रखने का तरीका कि ये तीनों, अगर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, जैसे मान लिया 5 सेमी का समबाहु त्रिभुज बना लो और उसके अंत केंद्र खींचो, लंब केंद्र खींचो और परिकेंद्र खींचो, तो वे तीनों एक ही होते हैं और उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के द्वारा आसानी से हम समझ सकते हैं कि अंत केंद्र कोणों का सौंदर्यवादन कर लें हम, और लंब केंद्र के लिए शीर्ष से लंबों सामने वाली भुजा पर लंब डाल लें, और परिकेंद्र के लिए भुजाओं का सौंदर्यवादन कर लें, तो इन सब का जो संगमन बिंदु है वो एक ही आएगा। ये विशेषता समबाहु त्रिभुज में होती है। ये अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाली बात है कि ये तीनों चीज़ें, तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज में हमें एक ही प्राप्त होंगे। जो उपरोक्त हमने ये पढ़ा था, अंत केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र, समबाहु त्रिभुज के अंदर ये विशेषता है कि ये तीनों उसमें एक ही बिंदु में प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वो अंत केंद्र हो, लंब केंद्र हो या परिकेंद्र हो। अगर हम समबाहु त्रिभुज बना करके घर पर और इनकी जांच करें तो ये तीनों चीजें समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में विशेष त्रिभुज। वैसे तो त्रिभुज सभी अपनी अपनी जगह अपने अपने त्रिभुज की विशेषता होती है, परंतु यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी भी अपनी एक अलग पहचान है, अलग उसकी विशेषता है। तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, जैसा कि अपने इस चित्र में देखते हैं कि इसका एक कोण समकोण होगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। हम त्रिभुजों कोणों के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया था उसमें पढ़ चुके हैं। तो समकोण त्रिभुज की ये विशेषता है कि इसमें तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। वो नाम कैसे रखे जाते हैं कि यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण भी समकोण यानी 90 डिग्री का है। इसका एक कोण समकोण है, जिसका एक कोण समकोण हो त्रिभुज का, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस 90 डिग्री के कोण के जो सामने वाली भुजा है AC, इसका नाम है यहाँ कर्ण। इनके स्पेशली अलग अलग भुजाओं के नाम है, वो फिक्स होते हैं, दिए हुए होते हैं। तो सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और जहाँ पर ये कोण बना होता है, अगर इसको मैं थीटा मानता हूँ तो ये आधार होगा, और इसको थीटा मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा। ये आगे अपने जा करके त्रिकोणमिति के बारे में इनका और गहराई से अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको एक सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। ये जो त्रिभुज जिसके ऊपर खड़ा है BC, ये इसका आधार है और ये लंब है। जैसा कि अपने ऊपर एक लंब शब्द आया था कि सिर से डाला गया लंब, तो लंब है वो भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये समकोण त्रिभुज है, तब इसमें क्या है, एक साइड में लंब दिखाई दे रहा है। अगर अन्य प्रकार का त्रिभुज हो तो उसमें त्रिभुज के अंदर है वो लंब दिखाई देता है। तो स्पेशली इसमें ये तीनों नाम हो गए। AB लंब हो गया इसका, BC आधार हो गया और AC कर्ण हो गया। तो इसी के नाम से पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था पाइथागोरस प्रमेय। या इसमें एक पाइथागोरस गुण है, इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पर समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और एक इसमें आधार होता है और एक इसमें लंब होता है। किसी भी त्रिभुज में भुजाएं तीन ही होती है, इसमें भी तीन ही भुजाएं हैं, परंतु इसमें इन तीनों के अलग अलग नाम है, इनका नामकरण किया हुआ है, ये हमें हमेशा याद रखना है। अब इसके अंदर पाइथागोरस गुण क्या होता है, इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं अपने। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये इसमें समकोण त्रिभुज की विशेषता होती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है, AC है हमारा, कर्ण AC है और लंब इसमें AB है और आधार BC है। तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, या इसको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब है जब मैं इधर से स्क्वायर हटाता हूँ, यानी AC ज्ञात करना है हमें,
तो सामने वाले के सब के है वो अंडर रूट लग जाता है, या AC बराबर अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। जैसे इसमें अगर कर्ण ज्ञात करना हो हमें, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये अन्य दो भुजाएं हो गई, आधार और लंब और आधार, इसकी अन्य दो भुजाएं हो गई। तो जो कर्ण का वर्ग है, इसमें ये विशेषता है कि कर्ण का वर्ग यानी जितना कर्ण है उसको वर्ग कर दें तो वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है, ये इसका पाइथागोरस गुण है। इसको बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। इसको सिद्ध भी किया जा सकता है कि कैसे ये सिद्ध होता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कैसे होता है। इसको एग्जाम्पल द्वारा मैं समझाऊंगा कि किस तरह से हम है वो आगे सवाल हल करेंगे। ये जो प्रमेय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो सूत्र है हमारा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। बहुत जगह ये काम आता है कि अगर हमें दो बातें दी हुई हो तो तीसरी हमें इसे निकाल सकते हैं। मान लिया ये हमारा कोई ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर कर्ण सबसे बड़ी भुजा हमें 10 सेमी दी हुई है, आधार 6 सेमी दिया हुआ है और लंब 8 सेमी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कर्ण का वर्ग, हमने पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ कर्ण कितना है 10, तो 10 का वर्ग, आधार कितना है 6, तो 6 का वर्ग, और लंब कितना है 8, तो 8 का वर्ग। 10 का वर्ग हो गया हमारा यहाँ पे 100, ये हो गया 6 छिक्के 36, और ये हो गया 8 8 64, या 100 बराबर 6 और 4 10, 6 3 और 1 10। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि कर्ण का वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हमें कोई दो चीज़ें दी हुई है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि जैसे यहाँ पर मैं जैसे हमें कर्ण दे दिया 10 सेमी और आधार दे दिया 6 सेमी, तो लंब ज्ञात करना है, लंब कितना होगा। वैसे इस सूत्र के अंदर हमारे जितने सूत्र में जितनी बातें होती है उसके उतने ही सूत्र बन जाते हैं, बना सकते हैं। परंतु यहाँ पर हम क्या है, अगर मुख्य सूत्र ही याद रखें तो हमें इसमें 3 सूत्र आगे बनते हैं, उनको बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुख्य सूत्र हमारा क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे हमें कर्ण कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर, और लंब हमें यहाँ ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर वैसे का वैसे रख लेंगे। या ये हमारा हो गया 100, ये हो गया 6 छिक्के 36, और लंब स्क्वायर हमें ज्ञात करना है वो वैसे ही रख लेंगे। फिर यहाँ पर हम समीकरण के नियम से 36 को इस तरफ ले आएंगे, 100 माइनस 36 बराबर लंब स्क्वायर, या 100 में से जब 36 घटाएंगे तो ये रह जाएगा 64, ये हो गया लंब स्क्वायर। या इसका जब मैं अंडर रूट करता हूँ तो यहाँ पर केवल लंब बच जाता है। अब 64 का अंडर रूट बाहर कितना आएगा, इसलिए 8 बराबर लंब। तो यहाँ पे हमें लंब कितना प्राप्त हो गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम वो लंब निकाल सकते हैं। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि अगर कर्ण ना दिया हो, आधार और लंब दिया हो, तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे। तो पिछले वाले सवाल में हमने लंब निकाला था, इस सवाल में आधार दिया हुआ है लंब दिया है तो कर्ण ज्ञात करेंगे। तो हमारा फार्मूला हम लिख लेंगे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर होता है, या कर्ण हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। आधार कितना दिया हुआ है 6, तो 6 का होल स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का होल स्क्वायर, 6 छिक्के 36 प्लस 8 आठे 64, और ये हमारा हो गया 36 और 64 100। तो ये कर्ण का स्क्वायर हमारा निकल गया। यहाँ पर निकालना हमें क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था कि स्क्वायर जब हटाते हैं तो आगे वाले के क्या लग जाता है अंडर रूट, और 100 का अंडर रूट क्या होता है 10, 250 होते हैं। तो पावर आधी, अंडर रूट का मतलब होता है पावर आधी। तो अंडर रूट में जब दो संख्याएं समान हो तो बाहर एक निकल जाती है। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें कर्ण प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर लंब निकालना हो तो वो निकाला था हमने, कर्ण निकाल लिया। इसी तरह से हम आधार भी निकाल सकते हैं। इसमें 3 फार्मूले हम अलग अलग भी बना सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार से है। हमारा मुख्य सूत्र क्या था यहाँ पे, मुख्य सूत्र ये है हमारा कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण बराबर अंडर रूट में आ जाएगा ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और अगर हमें लंब निकालना हो कि लंब निकालना है तब हम क्या करेंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर आधार निकालना हो तब क्या करेंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर कर्ण निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाली पे अंडर रूट लग जाएगा। और लंब और आधार निकालना है तो ये दोनों कर्ण स्क्वायर में से घटेंगे। लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से आधार घटेगा, और आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटेगा। तो यहाँ पर हमें सूत्र है वो बड़ी सावधानी से लगाने हैं और हमें गलतियाँ नहीं करनी है, ध्यान रखना है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहाँ पर जब सवाल हल करते हैं तो छोटी रकम का स्क्वायर पहले ले लेते हैं और बड़ी का बाद में ले लेते हैं। वो नहीं करना हमें। लंब और आधार ज्ञात करते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों कर्ण स्क्वायर में से ही घटेंगे। अगर लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर में से आधार घटेगा, और आधार ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटेगा। वैसे हमें समीकरण का अगर पूरा ज्ञान है, समीकरण का ज्ञान पूरा रखते हैं, तो हमें मुख्य सूत्र इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मुख्य सूत्र इस्तेमाल करने का मतलब है ये तीनों सूत्र हमें याद नहीं रखने पड़ेंगे। यही एक ही सूत्र हमें याद रखना पड़ेगा कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी में हम मान रख लेंगे, फिर इनका पक्षांतर कर लेंगे। तो ये तीनों सूत्र है, ये याद नहीं रखने पड़ेंगे। हमें इनका तीनों को रटना या याद नहीं रखना पड़ेगा। और गणित के अंदर अगर हम रटेंगे तो वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। हमें गणित को समझने का प्रयास करना है। सूत्र जो मुख्य है वो समझ लो, उसके बाद समीकरण के पक्षांतर के नियम से हम सवाल को आगे हल कर लेंगे। सिर्फ ये एक ही सूत्र यानी पाइथागोरस प्रमेय है, क्या है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण होता है और अन्य दो भुजाओं का नाम आधार और लंब होता है, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे भुजाएं थी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 36, ये हो गया 64 इज इक्वल टू 100। तो ये भी 36 और 64 कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो ये भी 100 हो गई। तो 6, 8, 10 यहाँ पे संख्याएं हो गई 6, 8 और 10। ये बड़ी भुजा हो गई जिसे कर्ण कहते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, तो ये सबसे बड़ी भुजा है। तो इसमें भी अपने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो 3 तिये 9, 4 चौके 16, 5 5 25। तो यहाँ पर भी 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 बराबर 25। तो ये दोनों 6, 8, 10 और 3, 4, 5 हमें
पाइथागोरियन इनमें गुण है तीनों संख्याओं में कि बड़ी संख्या है उसका वर्ग है वो अन्य दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या हम यूं कहें कि इनको हम पाइथागोरियन ट्रिक भी कह सकते हैं। ये पाइथागोरियन संख्याएं हैं 6, 8, 10 और 3, 4, 5। पुनः एक बार दोहराता हूं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो उनमें पाइथागोरस गुण होता है, या वो पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध की जा सकती है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस जो त्रिभुज की सामान्य जानकारी के जो मैंने 4 भाग दिए आपको, इसमें त्रिभुज से संबंधित मुख्य मुख्य जानकारियां साझा करने का आपके साथ प्रयास किया। इसमें हम बार बार इनको अगर देखेंगे और पढ़ेंगे और नोटबुक में नोट भी करना है साथ में, तो हमें त्रिभुज से संबंधित है वो उनका बेसिक कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। जब तक हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आगे हमारे क्वेश्चन करने हैं वो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। इसी के साथ ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।